हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बिजनेस के पास सफिशिएंट फाइनेंस नहीं है, सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो वो अपने बिजनेस को एफिशिएंटली रन नहीं कर सकता। इसीलिए बिजनेस फाइनेंस को बैकबोन ऑफ एंटरप्राइज भी बोला जाता है। तो बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या है? बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो कहाँ कहाँ से फाइनेंशियल रिसोर्सेज ले सकता है, तो इसको मैनेज करना बिजनेस फाइनेंस होता है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का फर्स्ट नेचर है नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस मीन सेल परचेज का। तो फाइनेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस के बिना ना ही तो लार्ज स्केल बिजनेस रन कर सकते हैं और ना ही स्मॉल स्केल बिजनेस रन कर सकते हैं। तो इसीलिए हर तरह के बिजनेस के लिए फाइनेंस की नीड रहती है। सेकंड नेचर है डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। तो क्वांटिटी कितनी चाहिए हमें फाइनेंस की, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि आपके बिजनेस का साइज कितना है। अगर आपके बिजनेस का साइज बड़ा है तो आपको ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर आपके बिजनेस का साइज छोटा है तो आपको कम फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट है इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ कैपिटल। ऑल टाइप ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल यहाँ पे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब इक्विटी वगैरह जो ओनर का कैपिटल है, ठीक है। दूसरा होता है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स होते हैं जो हम बाहर से बोरो करते हैं, बाहर से लोन लेते हैं। तो दोनों ही तरह के फंड्स को इसमें बिजनेस फाइनेंस में इंक्लूड किया जाता है। देन फ्लक्चुएटिंग नेचर। फ्लक्चुएटिंग नेचर मतलब नीड ऑफ फाइनेंस जो है, नीड ऑफ फंड्स जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। कभी आपको ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में, कभी कम फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे लेवल ऑफ बिजनेस अगर आपका इंक्रीज होता जा रहा है तो आपको ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब रैपिडली जो प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो आप पहले जो प्रोडक्ट कम रेट पे परचेज कर पा रहे थे, अब उसके लिए आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब आपको ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है तो आपको कम फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि अब आपको कम प्रोडक्शन करना है। और अगर डिमांड इंक्रीज हो गई है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए फंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो ऐसे कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है फंड्स की रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए ये फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है। देन डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस। आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस के अंदर तो उतना ही बिजनेस का जो साइज है वो ग्रो करेगा। अगर आपने कम इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके बिजनेस का साइज कम है, और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ज़्यादा है तो आप लार्जर बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। देन वाइडर टर्म। बिजनेस फाइनेंस एक वाइडर टर्म है। इसमें सिर्फ एस्टिमेशन नहीं आता कि आपने सिर्फ एस्टिमेट कर लिया कि फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है और ये बिजनेस फाइनेंस हो गया, नहीं। उसको अरेंज करना भी बिजनेस फाइनेंस का ही पार्ट है, और साथ के साथ उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। यानी कि इसके अंदर हम तीन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें? फर्स्ट, कि आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, वो फंड्स आपको कहाँ से मिलेगा। और थर्ड, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट रीजन है नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कुछ एसेट्स परचेज करनी पड़ती हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, और कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। तो इसीलिए बिजनेस के फंड्स के बिना बिजनेस को रन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देन नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, वेजेस और सैलरी पे करने के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को आप मॉडर्नाइज करना चाहते हो, यानी कि पुरानी मशीन्स को आप न्यू मशीन से रिप्लेस करना चाहते हो। आप कंपटीशन में बने रहने के लिए बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, नए प्लांट को आप लगाना चाह रहे हो। तो इस तरीके से जब भी आप एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस के साइज को, या फिर अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर मार्केट में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप उसको टैप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर फंड्स आपके पास रहेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी भी आप ले पाएंगे। तो इसलिए सफिशिएंट फंड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन।
रिसेशन का जो टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारी जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो गए थे क्योंकि उनके पास सफिशिएंट फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो इस तरह से कोई भी रिसेशन टाइम पीरियड आता है जिस टाइम पे बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, बिजनेस की डिमांड्स डिक्रीज हो रही है, बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे भी आपको क्या फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी उस टाइम पीरियड को फेस करने के लिए। देन नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। जब अगर बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी है तो डेफिनेटली अगर आपको लोन की भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बहुत क्विकली मिल जाएगा। अब है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। हर एक बिजनेस को हर तरह के फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को शॉर्ट टर्म, किसी को लॉन्ग टर्म, किसी को मीडियम टर्म। तो इन रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? जैसे अगर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करें, नीड्स की बात करें, जैसे लैंड आपने परचेज करनी है या बिल्डिंग आपने परचेज करनी है, मशीन आपने परचेज करनी है, तो उन केसेस में आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन मीडियम टर्म फंड्स, मीडियम टर्म फंड्स आपको 1 ईयर से 10 ईयर्स तक की रिक्वायरमेंट होती है। लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो आपको मोर देन 10 ईयर्स की ये रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरीके से मीडियम टर्म फंड्स किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं? आपने मशीन को रिप्लेस करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ आपको स्पेंड करना है। देन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, ये आपका लेस देन 1 ईयर रहता है। अगर 1 साल से कम के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि डेली एक्सपेंसेस के लिए अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल परचेज करना है आपने, तो इसके लिए हम शॉर्ट टर्म फंड्स को अरेंज करते हैं। तो ये फंड्स हमें कहाँ से अवेलेबल होते हैं? जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है, इसको हम इक्विटी से पूरा कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड प्रॉफिट, तो इस तरह के सोर्सेज से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। देन मीडियम टर्म फाइनेंस में आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं, या फिर कमर्शियल बैंक से आप लोन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन्स लिए जा सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट्स आप यूज कर सकते हैं, और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का भी हम यूज कर सकते हैं। तो इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ फंड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ओनर्स फंड और एक बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड कौन से होते हैं? जो ओनर्स फंड्स लगाते हैं उसको ओनर्स फंड बोलते हैं। इसके अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स में वो फंड्स आते हैं जो कंपनी बोरो करती है, चाहे वो बैंक से बोरो कर रही है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर पब्लिक से। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बोरोड फंड्स में और ओनर्स फंड में? सबसे पहले मीनिंग, ओनर्स फंड का मीनिंग होता है कि बिजनेस के ओनर्स ने जो भी फंड प्रोवाइड किया है उसको हम ओनर्स फंड बोलते हैं। जबकि बोरोड फंड्स का मीनिंग होता है कि किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी आप लोन लेते हो उसको बोरोड फंड कंसिडर किया जाता है। देन टाइप्स, ओनर्स फंड के अंदर 3 मेन चीजें हैं जो आती हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। और अगर फॉरेन कैपिटल हमें लेनी है तो ऑनर्स फंड में जीडीआर, एडीआर और आईडीआर आते हैं। इसके लिए जीडीआर, एडीआर और आईडीआर के लिए अलग से शॉर्ट्स बना रखी हैं, तो वहां पे आप देख सकते हो इनका मीनिंग क्या है। इसके बाद बोरोड फंड्स में आते हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, आईसीडीज, ट्रेड क्रेडिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। देन रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ऑनर्स फंड के लिए कोई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन बोरोड फंड्स को लेने के लिए हमें सिक्योरिटी देनी होती है। देन कंसिडरेशन, ओनर्स फंड को कंसिडरेशन की फॉर्म में प्रॉफिट दिया जाता है, जबकि बोरोड फंड्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है। देन रिस्क ऑफ रीफंड, ओनर्स फंड को रिस्क बियर करना पड़ता है रीफंड का, लेकिन बोरोड फंड्स का रिस्क जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि सबसे पहले बोरोड फंड्स को ही पेमेंट की जाती है। देन पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओनर्स फंड जो है वो परमानेंट कैपिटल होते हैं, यानी कि जब तक कंपनी रन कर रही है, जब तक बिजनेस रन कर रही है, तब तक वो पैसा बिजनेस के अंदर ही लगा रहेगा। जबकि बोरोड फंड्स एक मेच्योरिटी डेट के साथ ही लिए जाते हैं, तो इसमें मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट कर दी जाती है। देन कंट्रोल ओवर बिजनेस, ओनर्स फंड का बिजनेस पे पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि ये बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये रियल ओनर्स होते हैं बिजनेस के। लेकिन बोरोड फंड्स को बिजनेस के मैनेजमेंट में कोई रोल प्ले नहीं कर सकते, इसलिए उनका बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। अब हम 1 बाय 1 ओनर्स फंड के बारे में और बोरोड फंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा पहला सोर्स ऑफ फंड है इक्विटी शेयर्स, जो कि एक ऑनर्स फंड है। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसके ऊपर कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं दिया जाता है। प्रेफरेंशियल राइट कौन कौन से नहीं दिए जाते? एक तो इनको एनुअल डिविडेंड में प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है, यानी कि सबसे लास्ट में इनको डिविडेंड मिलता है। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब भी आप कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं तो वहां पे जो पेमेंट होगी कैपिटल की, वो सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को की जाती है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स के एडवांटेजेस क्या हैं?
इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेज है और कंपनी के लिए क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं अगर वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, यानी कि कंपनी के मीटिंग्स को ये अटेंड कर सकते हैं और किसी भी इशू के ऊपर अपनी वोट दे सकते हैं, यानी कि अपना डिसीजन दे सकते हैं। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने में अपना वोट यूज कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में। इनडायरेक्ट कैसे? क्योंकि ये डायरेक्टर्स को चूज करते हैं और डायरेक्टर्स क्या है, वो बिजनेस को मैनेज करते हैं। देन सेकेंड इज टू अर्न मोर बाय द वे ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड से इनको ज़्यादा अर्निंग होती है, यानी कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट्स में से कुछ जो हिस्सा है वो इनको पे करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ये डिविडेंड के फॉर्म में अर्निंग्स करते हैं। टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है जब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं तो इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो उस इंक्रीज्ड वैल्यू का ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये उनको सेल करके और रिड्यूस्ड प्राइस पे इन्होंने परचेज किए होते हैं तो उसको हाई प्राइसेस पे सेल करके कैपिटल गेन ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंपनी की। कंपनी को सबसे पहला एडवांटेज मिलता है कि कंपनी को परमानेंट कैपिटल मिल जाती है बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनका जो फंड है वो कंपनी के पास ही रहता है परमानेंटली, जब तक कंपनी रन कर रही है, जब तक बिजनेस रन कर रहा है। जब कंपनी को वाइंड अप किया जाता है उस टाइम पे इसकी पेमेंट की जाती है कैपिटल की, तो इसीलिए ये परमानेंट कैपिटल कंसिडर होती है। देन नो फिक्स्ड बर्डन। कंपनी का कोई फिक्स बर्डन नहीं है, इन्हें कोई ऐसा नहीं है कि हर साल डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे करना ही पड़ेगा। अगर कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं तो ये डिविडेंड पे करते हैं, अदरवाइज डिविडेंड पे नहीं किया जाता। देन इंक्रीज इन क्रेडिट वर्दीनेस। कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है अगर उनके पास इक्विटी सपोर्ट है, लार्ज इक्विटी सपोर्ट है तो, क्योंकि अगर उसके पास ज़्यादा एसेट्स होंगी अपने खुद के पैसे से परचेज की हुई, क्योंकि इक्विटी को कंसिडर करते हैं हम ओनर्स फंड, तो ओनर्स फंड जितना ज़्यादा होगा किसी भी बिजनेस के अंदर तो जो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, यानी कि लोन लेने की जो क्षमता है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत क्विकली इन लोगों को लोन, इन कंपनीज को लोन दे देते हैं। देन नो नीड ऑफ मॉर्गेज। कंपनी को इक्विटी शेयर से पैसे लेने के लिए कोई मॉर्गेज देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो इनको कोई मॉर्गेज प्रोवाइड नहीं किया जाता। जहां इक्विटी शेयर्स के बेनिफिट्स हैं वहां इसकी लिमिटेशंस भी हैं, तो लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। टू द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द कंपनी। सबसे पहले इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशन है अनसर्टेन इनकम, यानी कि डिविडेंड की जो पेमेंट की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो रेगुलर नहीं होती है। अगर कंपनी में प्रॉफिट्स होता है तो ही इनको पेमेंट मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। और कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट होने के बावजूद भी इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड ऑफर नहीं करती है। सेकेंड है लॉस ड्यू टू रिसेशन। जब भी रिसेशन का टाइम पीरियड होता है तो प्रॉफिट्स जो है वो डिक्रीज होते चले जाते हैं और प्रॉफिट डिक्रीज होने की वजह से इस शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे शेयर होल्डर्स को लॉस फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन। जब कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो उस टाइम पे सबसे लास्ट में जो पेमेंट मिलती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाती है। तो इट मीन्स अगर लास्ट में हमारे पास अमाउंट नहीं बचा है इनको पे करने के लिए तो इन्हें लॉस फेस करना पड़ सकता है। देन लॉस ड्यू टू स्पेकुलेशंस। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेकुलेशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वो मार्केट का जो प्राइस है वो अगर इंक्रीज होता है तो इमीडिएटली उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, रिड्यूस प्राइसेस पे खरीदते हैं। तो इस तरीके से वो स्पेकुलेशंस करते हैं जिसकी वजह से जो इनका मार्केट प्राइस है शेयर्स का उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। अब है कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स की क्या लिमिटेशंस है। फर्स्ट है नो एडवांटेज ऑफ ट्रेड ऑन इक्विटी। अगर आप सारा पैसा इक्विटी के फॉर्म में ही ले रहे हो तो आप ट्रेड ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं ले सकते। ट्रेड ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आप फिक्स सोर्सेज को यूज करके इक्विटी के रिटर्न को बढ़ाते हैं। फिक्स सोर्सेज यानी कि डिबेंचर्स हैं, जैसे आपको उस पर फिक्स इंटरेस्ट पे करना होता है और साथ के साथ डिबेंचर्स पे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो इसकी वजह से जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो इक्विटी शेयर्स का इंक्रीज हो जाता है। देन सेकेंड है नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है अगर आप सारा का सारा फंड्स जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स से ही लेंगे। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये परमानेंट कैपिटल होते हैं, यानी कि इनका पैसा कंपनी जब तक चल रही है, बिजनेस जब तक चल रहा है तब तक ही रहेगा बिजनेस में। तो इसीलिए इसको परमानेंट कैपिटल कंसिडर किया जाता है और ये फ्लैक्सिबिलिटी को खत्म कर देते हैं। यानी कि अगर किसी टाइम पीरियड पे ऐसा है कि आपको कम फंड्स की रिक्वायरमेंट है लेकिन तब भी आप इनको पे नहीं कर सकते इक्विटी शेयर्स को, क्योंकि ये पैसा तो बिजनेस के एंड तक रहेगा।
नेक्स्ट लिमिटेशन इज लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट होता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी डिसीजन मेकिंग है कंपनी की उसको अफेक्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करेगी इट मीन्स उतने ज़्यादा लोग उसको परचेज कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स एक सिंगल पर्सन के पास होंगे उसका उतना ज़्यादा कंट्रोल जो है उस कंपनी के ऊपर होगा। तो इस तरीके से वो लोग कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं बाय परचेजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। देन मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। इक्विटी शेयर्स को इशू करने की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी आप किसी सोर्सेज से फंड्स को रेज करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने होते हैं या फिर कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं, तो वो उस सोर्सेज से फंड्स लेने की कॉस्ट होती है। तो इक्विटी शेयर्स के केस में ये सबसे ज़्यादा होती है। देन नो टैक्स एडवांटेज। इक्विटी शेयर्स के ऊपर कोई टैक्स एडवांटेज कंपनी को नहीं मिलता। यहाँ पे ये टैक्स फ्री नहीं होते हैं, कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, तो इसीलिए ये लिमिटेशन रहेगी कि कोई टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता है हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।